हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनु। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। वो मैंने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में कराया है। अगर आपने किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ कुंदन एजुकेशन आइकन पर जाके देख सकता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट से पहले ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का मीनिंग बताती हूँ। ग्रॉस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? जब हम कोई वैल्यू गुड्स या सर्विस मतलब परचेज कर रहे हैं, जिस टाइम जिसको परचेज कर रहे हैं ना, उस टाइम उसकी क्या वैल्यू है, तो उसको हम ग्रॉस वैल्यू बोलेंगे। जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते रहेंगे तो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी होगी, जिसकी वजह से जो लास्ट में जो वैल्यू बचेगी उसको हम नेट वैल्यू बोलेंगे, यानी वो एक्चुअल वैल्यू होगी हमारी। ठीक है। तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू और हमारी परचेज करने वाली वैल्यू, यानी 100 रुपये, हमने क्या 100 रुपये में हमने एक बुक परचेज करी, तो लास्ट में हमारी जो वैल्यू बच गई है वो 70 रुपये बच गई है, यानी वो हमारी नेट वैल्यू हो गई है। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है यानी 30 रुपये, तो 30 रुपये हमारी क्या हुई है, हमारी डेप्रिसिएशन की वजह से हुई, यानी बुक को यूज़ करने पर उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। तो ये हुआ हमारा ग्रॉस और नेट वैल्यू। अब हम आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे और नेट इन्वेस्टमेंट पे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हमने जो भी टोटल प्रोडक्शन की है कैपिटल गुड्स की, तो उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा इंक्लूड क्या है, हमारी गुड्स कैपिटल गुड यूज फॉर द रिप्लेसमेंट एग्जिटिंग कैपिटल स्टॉक, साथ में कैपिटल गुड एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिटिंग स्टॉक। मीन्स जो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिटिंग स्टॉक बोलते हैं ना, वो हमारा डेप्रिसिएशन भी होता है और साथ में नेट भी लेके। देखो ये रहा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। तो दोनों को जब प्लस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, यानी नेट कितना था हमारा 70 और ग्रॉस कितना था हमारा 30, दोनों को प्लस किया तो वो क्या आ गया, हमारा ग्रॉस वैल्यू हो गया। अगर हमें वही क्या करना है, नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो डेप्रिसिएशन को हम वहाँ ले जाएंगे। ये देखो ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, हमारी नेट आ जाएगी। अब हम आते हैं इनके डिफरेंस पे। तो इनका डिफरेंस क्या है, जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट है उसी के बेसिकली ये टू फॉर्म्स है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ये भी हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वैसे इस चैप्टर के सारे डिफरेंस हमारे इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारे के सारे 3 से 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करना है। तो हमारा ग्रॉस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लास्ट मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। तो पहला जो बेसिस है वो मीनिंग। तो मीनिंग, सबसे पहला मीनिंग क्या है हमारा, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिटिंग एसेट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मीन्स क्या है कि प्रोड्यूसर के द्वारा एक्सपेंडिचर किया गया है कोई भी नए एसेट पे, साथ के साथ उसको रिप्लेसमेंट करने पर, यानी डेप्रिसिएशन जितना भी लगाया है उसको इंक्लूड कर देंगे, तो वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अगर वही हम बात करें नेट इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें हमारा ओनली नेट एसेट ओनली लेगा, इसके अंदर हमारा रिप्लेसमेंट एग्जिटिंग स्टॉक की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हमारा जो बेसिस है वो क्या है, हमारा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, बार बार ऊपर भी बताया है मैंने। तो ग्रॉस के अंदर वो इंक्लूड होता है, अगर उसके अंदर जो नेट की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें वो हमारा इंक्लूड नहीं होता। शो नेट एडिशन, ये हमें जो ग्रॉस है वो हमारे को एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता, तो इट डज नॉट शो द नेट एडिशन। अगर हम बात करें नेट इन्वेस्टमेंट की तो वो हमें एक्चुअल वैल्यू बताता है, तो इट शो नेट एडिशन द एग्जिटिंग कैपिटल स्टॉक, तो ये हमें एक्चुअल वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिफरेंस। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन के मीनिंग पर। अगर बात करें हम डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन को हम कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस भी बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, जैसे जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है तो पूरे होल टाइम तो उसकी वैल्यू सेम रहने वाली नहीं है ना। तो जिसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उस कमी के जो रीज़न है, उस रीज़न को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्या पूछ लेता है कि कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस भी पूछ लेता है, आप कंफ्यूज मत होना, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो देखो जो हमारा कैप फिक्स
एसेट है सच एज अ प्लांट हो गया या मशीनरी होगी या बिल्डिंग हो गया या इक्विपमेंट हो गए, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसके लिए, एवरी प्रोडक्शन एंटरप्राइज के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स और सर्विस के। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो वैल्यू है हमारी एसेट की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसकी वजह से, फ्लोविंग टू रीजन की। पहला रीजन हमारा नॉर्मल वियर एंड टीयर, दूसरा हमारा फोर्स इन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। तो जो नॉर्मल टीयर एंड वियर क्या होता है, जैसे जैसे हम उसको यूज़ करेंगे, जैसे कि एक पेन है, जब हम नया लाते हैं तो उसके ऊपर जो कलर लगा हुआ है, जो प्रिंट बना हुआ है, वो बिल्कुल एकदम क्लियर दिखता है। जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि पेन लिया, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो प्रिंट है ना वो लाइट होता चला जाता है, और उसकी कैप की कुछ ऊपर आप काम करते करते उसको हिलाते रहते हैं तो उसकी वजह से वो टूट भी जाता है। तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कमी हुई है ना, उसको हम नॉर्मल वियर एंड टीयर बोलेंगे। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की, तो बेसिकली दो रीज़न से होती है। पहला रीज़न हमारा क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा रीज़न चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। तो टेक्नोलॉजी में कैसे चेंज होगा, जैसे कि हमने 3G हमारे पास फ़ोन था तो वो हमने 10,000 में लिया था। जैसे कि 4G आया मार्केट में, तो हम 3G को सेल करके 4G लेना चाहेंगे। तो 4G को लेने के लिए जब 3G को सेल किया तो उसकी वैल्यू जो पहले 10,000 थी वो अब 10,000 नहीं रहेगी, वो उससे कम होगा। तो उसकी वजह से जो चेंज हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। और दूसरा रीज़न, जब हमारी डिमांड ही चेंज हो जाए किसी गुड्स और सर्विस की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड के अकॉर्डिंग जो प्राइस चेंज हुआ तो उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो अब एक टर्म और होती है हमारी, ये देखो आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली फोर्सिन ऑब्सोलेंस मीन्स, जो हमारा फोर्सिन जिसको हम देख सकते हैं, जिसको यानी महसूस कर सकते हैं, उसी को, मतलब कि महसूस करना नहीं, मतलब कि एक्सपेक्टेड, जिससे एक्सपेक्ट किया हुआ है उसी को हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करेंगे। जो पीछे मैंने बताया नॉर्मल टीयर एंड वियर वाले, और ये टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तो उसी को लेंगे। उसका हम पहले से एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि ये चीज़ हो सकती है और होती भी है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा क्या हुआ, नेचुरल क्लाइमिटी हो गया या थेफ्ट्स या एक्सीडेंट हो गया, उसको हम कंसीडर नहीं करते डेप्रिसिएशन का। वो हमारी किसकी टर्म है, कैपिटल लॉस की बात करता है वो हमारा। तो ये हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस मेनली एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ये भी हमारे डिफरेंट बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। तो इसको अच्छे से करना, वैसे इसके डिफरेंस लगभग सारे ही अच्छे से करने हैं। तो ये मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया है। जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होती है वो हमारी डेप्रिसिएशन में आती है, और अनएक्सपेक्टेड वो हमारी क्या होएगी, कैपिटल लॉस होएगी। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो क्या है, मीनिंग। इट रेफर टू द क्या होगा, फॉल होगी वैल्यू किसकी, हमारी फिक्स एसेट की। किसकी वजह से, नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। और दूसरा, इसमें हमारी वैल्यू गिरेगी किसकी वजह से, ड्यू टू द अनफोर्सिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से, अर्थक्वेक और थेफ्ट एंड एक्सीडेंट की वजह से। तो ये क्या हुआ हमारा, कैपिटल लॉस। अब हमारा सेकंड जो बेसिस है वो क्या है, इफेक्ट। अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी को कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं। हमें पता है कि हमारी वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में कमी होती है, नॉर्मली टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से या नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से। तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम बात करें वही कैपिटल लॉस की, तो उसका इफेक्ट हमारा पड़ता है, क्योंकि ये नेचुरली मतलब अनएक्सपेक्टेड है, इसको हम एक्सपेक्ट करके नहीं चलते। ये नेचुरली या अनसर्टेनली मतलब कि कुछ हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। अगर हम बात करें प्रोविज़न की, तो प्रोविज़न की बात करें तो जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसके लिए प्रोविज़न बनाया गया है। तो जनरली प्रोविज़न मेड फॉर द एक्सपेक्टेड फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो उसके लिए प्रोविज़न बनाया गया है। अगर हम बात करें कैपिटल लॉस के लिए, उसके लिए हमारा कोई प्रोविज़न नहीं है। जैसे नेक्स्ट में जो हमारा बेसिस है उसमें, यानी जो प्रोविज़न है वो क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, वो एक प्रोविज़न है। जैसे कि ये मैनेज कौन, ये किसके द्वारा, जो डेप्रिसिएशन है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। वो क्या होता है, हम अपनी, जैसे कि अकाउंट
अकाउंट में पड़ा है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होगा, हम कुछ पैसा अपने हमारी प्रॉफिट में से कुछ पैसा इसमें इसके डेप्रिसिएशन के नाम का निकाल के रख लेते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे मतलब कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी या नॉर्मल टीयर एंड वियर होगा, जब 10 एक प्रोडक्ट उसकी मशीनरी की वैल्यू जितनी होगी, जितने टाइम तक वो चलेगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, नई वैल्यू को परचेज करने के लिए जो खर्चा निकलेगा वो इजीली निकालना हो जाएगा हमारा, किसके थ्रू, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू। तो हमें ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कि हमें पैसा कहाँ से अरेंज करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कैपिटल लॉस के, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस वाले हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास कैपिटल लॉस को किसके थ्रू मैनेज किया जाएगा, इंश्योरेंस के थ्रू। अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन को, उसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू कर पाएंगे, ताकि हम क्या कर सकेंगे, फ्यूचर में जब हमें नई मशीनरी खरीदनी होगी तो इस रिजर्व से पैसा निकाल कर हम उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और आपको ये मैंने सिर्फ समझाया है, रीडिंग का काम आपको खुद करना पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।